नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आरएएस मेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है। पेपर्स आरपीएससी के द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आरपीएससी बहुत जल्दी कॉपीज़ बढ़िया तरह से चेक करवा के और उसका जो रिज़ल्ट है अनाउंस करेगी, इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। और इस बीच चूँकि पेपर्स का जो विश्लेषण है वो बहुत ज़रूरी माना जाता है और थर्ड पेपर की जो पहली और दूसरी यूनिट है, यानी कि पॉलिटी वाला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि थर्ड पेपर की पहली यूनिट है, और थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो अभी कुछ क्लासेस में मेरे द्वारा ये विषय पढ़ाए गए थे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में। और ये मैंने कहा भी था सोशल मीडिया पर कि जब आरपीएससी के द्वारा पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे तो एक थोड़ा सा उसका विश्लेषण करने का हम प्रयास करेंगे। अभी मैं उसके आंसर राइटिंग पर बात नहीं कर रहा हूँ। एक 10-15 मिनट का वीडियो इसीलिए मैंने बताने का प्रयास किया है कि थोड़ा सा आइडिया हमें मिले कि जो क्वेश्चन आए हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना निश्चित रूप से। जो आगामी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यानी जो फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं आरएएस के, जो अभी प्रीलिम्स का पेपर देंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, उन सभी के लिए ये वाला जो वीडियो है आज का बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और चूंकि ये थंबनेल भी इसी प्रकार से बनवाया है कि पेपर जो है वो फैक्चुअल या कंसेप्चुअल, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हुए हैं 2013 से आरपीएससी ने ये जो नया ट्रेंड इस्टेब्लिश किया था, 2012 तक सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो 2013 से जीएस पर आधारित सारे पेपर्स हो गए। तो 2013, 2016, 2018, 2021 और अब 2023, यानी 5 पेपर्स जो हैं वो पिछले इतने वर्षों में, लगभग 9-10 वर्षों का जो समय हुआ है उसमें आरपीएससी के द्वारा ये पेपर्स कराए गए हैं। बल्कि 11 वर्षों का समय हो गया 2013 से 2024 तक। तो उसमें भी 16, 18 और 21 का जो विश्लेषण है, एक तो उनको हम जब देखते हैं, जो कि कई बार हम लोगों ने यूट्यूब पे चर्चा की है, और एक आज वाला जो अभी पेपर कंप्लीट हुआ है 23 का पेपर, इसको हम देखते हैं तो निश्चित रूप से एक ट्रेंड चेंज हुआ है और इस ट्रेंड को हमें समझना होगा। क्योंकि आगामी एग्जामिनेशन में जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि लगभग 5-7 लाख विद्यार्थी आरएएस का फॉर्म भरते हैं, लगभग 8-9 लाख तक भी वो संख्या पहुंचती है। और जो पोस्ट होती हैं उसके आधार पर मेंस का जब एग्ज़ाम होता है तो लगभग 18-20 हज़ार विद्यार्थी मेंस देते हैं और उसके पश्चात फिर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं और आफ्टर दैट सिलेक्शन हुआ करता है फाइनल। तो मेरे हिसाब से एक बार ट्रेंड थोड़ा सा हमें देखने की कोशिश करनी होगी कि जो इन्होंने ट्रेंड चेंज किया है इस बार, खासकर पॉलिटी, आईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा सीधा नोट्स में से, क्लासेस में से आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी चर्चा भी क्लासेस में नहीं हो सकी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा बताने का जो उद्देश्य है वो ये साबित करना तो है ही नहीं कि ये क्वेश्चन हमने सीधे सीधे पढ़ा दिया वहाँ से आ गया, या ये क्वेश्चन जो है बाहर से आ गया। दोनों ही प्रकार की चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो निश्चित रूप से उन पर क्लासेस में लिखाया भी गया है और यूट्यूब पर भी एप्लीकेशन में बताया गया और उन पर चर्चा भी की गई। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिन पर चर्चा क्लासेस में भी नहीं होती है, सामान्यतः भी जिन पर चर्चा नहीं होती है। इसका मतलब ये कि आगामी एग्जामिनेशन में भी यदि आरपीएससी इस प्रकार का ट्रेंड फॉलो करती है तो हमें थोड़ा सा तैयारी को और मॉडिफिकेशन की अवस्था में हमें तैयारी को थोड़ा सा और कुछ चेंज अवस्था में हमें लाना होगा यदि इस एग्जामिनेशन को हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो फटाफट से ये देख लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। और ये आरपीएससी की वेबसाइट पर जो पेपर अपलोड हुआ है उसी पेपर को हमारी टेक्निकल टीम ने यहाँ लगा दिया है। ये तो सूचनाएं वगैरह होती हैं। देखिए थर्ड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है, और मेरा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को आप एक बार कंप्लीट देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थर्ड पेपर है और इसमें 75 मार्क्स का होता है। ये थर्ड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें पॉलिटी, आईआर और करंट का पार्ट आता है। और अब तक का जो ट्रेंड रहा था उससे काफ़ी चीज़ें अलग इस बार इन्होंने दर्शाई हैं, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत के संविधान में जो एक संघीय संदर्भ है उसका इन्होंने क्वेश्चन यहाँ प्रदान किया कि संघीय व्यवस्था के संदर्भ में जो अवशिष्ट विषय हैं उनके लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये एक सरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेंस के हिसाब से तो क्या, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, फाउंडेशन की जो क्लासेस होती हैं, वहीं पर ये क्वेश्चन करा दिया जाता है अवशिष्ट विषय का। ठीक है, आर्टिकल 248 का इसमें संदर्भ आ जाता है और ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं होता है और उन पर केवल और केवल संसद को अनन्य रूप से विधि निर्माण की शक्ति होती है, संवाद वाले टॉपिक में इसको पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सरल है। मैंने ऐसा पहले भी कहा कि आज के इस वीडियो में जो 10-15 मिनट का वीडियो है इसमें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं मेरे द्वारा कराया जा रहा, बल्कि केवल एक ट्रेंड में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये सरल है और इसके लिए केवल ये बोलना कि डायरेक्ट ही नोट्स में से आ गया, ये नोट्स में से आना ही चाहिए,
क्योंकि ये तो प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये प्री में करा दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना था जिस प्रकार से हमें लिखना था, एक बात। दूसरा क्वेश्चन है, चूंकि राजस्थान की जो राजनीतिक जनांकीकी है, पॉलिटिकल डायनामिक्स है, और चूंकि इस बार 2023 में इलेक्शन कंडक्ट हुए 16वीं विधानसभा के लिए, तो ये तो एक अज्यूम था ही, ये अनुमान था ही कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है वो इस प्रकार से रखा जाएगा, ये संभवतः ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं होगा इस प्रकार से। पेपर आने के बाद हो सकता है कि किन्हीं लोगों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा कह दिया जाए कि हमको पता था कि इस प्रकार की, वो ठीक है, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। मेरा मानना है कि इस प्रकार का जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है, ये बिल्कुल एक न्यू पैटर्न आया है। 2023 में आयोजित राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के प्रदर्शन से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चूंकि राजस्थान में 15वीं विधानसभा में भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी और 2016वीं विधानसभा में 2023 के जो इलेक्शन है उसमें भारत आदिवासी पार्टी बीएपी, ये दो नए जो दल हैं इनका इमरजेंस हुआ। और दक्षिण राजस्थान का जो एरिया है खासकर, जिसमें हम उदयपुर संभाग की बात करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का जो हिस्सा है, ठीक है, इन इलाकों में हम ये बात किया करते हैं और वहाँ ये इमरजेंस हमको देखने को मिला था। तो निश्चित रूप से जब क्लासेस में बताया भी जाता है उस समय फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में हम बात करते हैं कि भाई किस पार्टी को कितनी सीट मिली 16वीं विधानसभा में, वो सीटें हमें ध्यान होनी चाहिए। तो उस लिहाज से तो जो पहला ये जो दो क्वेश्चन है, बीएपी द्वारा लड़ी गई कुल सीटें और बीएपी द्वारा जीती गई कुल सीटें, ये तो मुझे लगता है कि फैक्चुअल पार्ट था जो प्री ओरिएंटेड भी हमें ध्यान होना चाहिए था, ठीक है। तो इनमें तो मुझे लगता है कि क्लासेस में भी बताया जाता है, तो ये तो सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए था जो मेंस देने जा रहे थे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, बीएपी द्वारा वैध मतों का प्राप्त प्रतिशत और बीएपी द्वारा लड़ी गई सीटों पर वैध मतों का प्राप्त प्रतिशत, ये दो पार्ट इस क्वेश्चन के ऐसे बनाए गए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये मान लीजिए कि ये वाला पार्ट तो जिसने भी सही कर दिया होगा 1 नंबर पूरा मिलता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसा है जिसको हर विद्यार्थी ने तैयार किया हो जरूरी नहीं है। जैसे एज एन एजुकेटर हम लोग जो पढ़ाते हैं उस समय मैं भी ये जब पढ़ाता हूं तो ये वाली चीज़ें तो हम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का जो विश्लेषण है, मुझे लगता है कि शायद संभवतः ये मेरे नोट्स में भी नहीं बताया गया होगा, ठीक है। हो सकता है किन्हीं शिक्षक साथियों के द्वारा ये चीज़ बताई गई हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक हमें ध्यान रखना है कि आगामी जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें और भी कंप्रेहेंसिव स्टडी की हमें जरूरत होगी। ये मेंस ओरिएंटेशन है, यद्यपि ये क्वेश्चन की प्रकृति हमें प्री ओरिएंटेड लग रही है इस क्वेश्चन की प्रकृति, लेकिन फिर कई बार मैं कहता हूं कि 2 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं मेंस में, वो उनमें बहुत अधिक मदद मिलती है। हमारे आरएस के प्री के फाउंडेशन के जो नोट्स होते हैं उनसे काफ़ी अधिक मदद मिल जाती है, क्योंकि एक फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों का उसमें मिश्रण हुआ करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए गई थी और जिनको चारों इन्फॉर्मेशन आती थी, दो नंबर उनके पूरे मिल जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट था कंसेप्चुअल फैक्चुअल दोनों का इसमें संदर्भ था। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें फैक्चुअल जो तथ्यात्मक सूचना है वो आरपीएससी के द्वारा मांगी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो ग्लोबल स्टॉक टेक जीएसटी क्या है। तो जीएसटी कहीं मुझे लगता है कि विद्यार्थियों ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो वस्तु और सेवा कर है उसका संदर्भ इसमें ना लिख दिया हो, ये मुझे डर है इस बारे में, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन से पर्यावरणीय मुद्दा है ये, ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दा, और इस पर चर्चा हो जाया करती है। ये एक ऐसा विषय है जो कि मुझे लगता है आना चाहिए था, क्योंकि जब भी पर्यावरण का मुद्दा होता है, और पिछले जो एनालिसिस रहे 16 का 18 का, उसमें बड़े क्वेश्चन भी पर्यावरण के आए हैं। आईआर की क्लासेस में कई बार मेरे द्वारा बताया गया कि पर्यावरण वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से हम तैयार करके जाएं। और कोप 21 जो पेरिस में जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था 2015 में, वहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण कवायद शुरू हुई है। बहुत पहले 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और उसके बाद फिर ये सम्मेलन हर वर्ष होते हैं कोप के, लेकिन कुछ सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने एजेंडे के हिसाब से, अपने घोषणा पत्र के हिसाब से। तो कोप 21 जो है उसमें ये घोषणा की गई थी राष्ट्रों की जलवायु परिवर्तन को लेकर उनकी जो प्रतिबद्धता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, डिसाइडेड एनडीसी उसको बोल देते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो किस प्रकार से किया जा रहा है उसका एक समीक्षा का एक तंत्र है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक समीक्षा की बात होती है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन एक पूर्व थोड़ा सा अनुमान इसका लगाया जा सका होगा कुछ विद्यार्थियों के द्वारा, और उन्होंने इसको करने का प्रयास किया होगा, ठीक है। पर्यावरण का संदर्भ हमेशा आता है, ये 50वां बार क्लासेस में बोला गया था, यूट्यूब पर भी बोला गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों के द्वारा अच्छे से किया गया होगा। फिर ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि थर्ड पेयर की फर्स्ट यूनिट जो है करंट के हिसाब से भी आती है, तो करंट में चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, चर्चित घटनाक्रम, कोई चर्चित पुरस्कार सम्मान, ये हमेशा चर्चित रहते हैं। और इनके लिए कई बार कहा जाता है कि साल भर की जो मैगजीन्स हैं, चाहे वो क्रॉनिकल हो, चाहे वो क्रोनोलॉजी हो, चाहे मूमल हो, चाहे अन्य और भी कोई मैगजीन आती हो आप जिनका अध्ययन करते हो, न्यूज़पेपर मैगजीन, तो वो अध्ययन यदि किसी ने कर रखा था, तो ये जो चर्चित व्यवस्थाएं थी
चर्चित व्यक्ति, हाल के समाचारों में ये उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ये प्री में कराया जाता है, मेरे द्वारा अक्सर ही कराया जाता है, एक एक क्लास में कई कई बार इसको कराया जाता है, तो इस पर तो मैं निश्चित रूप से एक दावेदारी प्रस्तुत कर सकता हूं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में निहित युक्ति युक्त वर्गीकरण का जो सिद्धांत है। प्रीलिम्स के हमारे जो नोट्स हैं विद्यार्थियों के, बहुत सारे फाउंडेशन के बैचेज और बहुत सारे हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन विद्यार्थी, उनके नोट्स में ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। युक्ति युक्त वर्गीकरण जो है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो कि आर्टिकल 14 का एक अंतर्निहित तत्व है। आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का संदर्भ देता है, उसमें माना जाता है कि समानता जो है उसके साथ साथ विभेदों को भी अनुमति दी जाएगी और विभेद ऐसे होने चाहिए जिनका वर्गीकरण किया जा सके और वर्गीकरण तर्कसंगत हो, जो बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो, ऐसा वर्गीकरण जिसको आसानी से पहचाना जा सके और जिसके मापदंड जो हैं वो पहचान जा सके। जैसे कि मान लीजिए कोई रिजर्वेशन रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो रिजर्वेशन जिन वर्गों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उन वर्गों को जिन आधारों पर दिया जाएगा वे आधार स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य हों और उनको तर्कसंगत आधार पर प्रमाणित किया जा सके। तो ये क्वेश्चन तो बहुत व्यापक रूप से कराया जाता है, कई लाइनें इसमें लिखाई जाती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों का बहुत सही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो था जन आंदोलन के संदर्भ में गैर राजनीतिक जो प्रक्रिया है, ये मैं बताना चाहूँगा, जब क्लासेस में बात की जाती है तो राजनीतिक गत्यात्मकता एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये राजनीतिक गत्यात्मकता को छुआ है इसने और हमेशा मेरे द्वारा क्लासेस में यूट्यूब पर, और ये अब तो चूंकि जो भी बात कहते हैं देखिए वो आजकल तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, तो ऑनलाइन भी ये देखा जा सकता है कि गत्यात्मकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। 7-8 घंटे का पाठ है गत्यात्मकता, उसमें नागरिक समाज और जन आंदोलनों का संदर्भ 1970 के दशक से 90 के दशक से उसमें विशेष प्रगति, 21वीं सदी में उसका विशेष प्रभाव, और चूंकि जन आंदोलन जो है वो होते ही एक गैर राजनीतिक प्रकृति से प्रेरित होते हैं, तो गैर राजनीतिक बोल दीजिए, गैर दलीय बोल दीजिए, पेपर जिन्होंने बनाया है उनको बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन इस बार दिए हैं जो विशुद्ध रूप से उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभकर होंगे जिन विद्यार्थियों ने विशेष रूप से अवधारणाओं को पढ़ने और उनको समझने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। मैंने कहा जन आंदोलन की प्रकृति विशुद्ध रूप से राजनीतिक नहीं बल्कि गैर राजनीतिक की होती है। उन्होंने एक और शब्द इसमें ऐड किया कि नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस, गैर दलीय, जैसे उदाहरण के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरोध में जो जन आंदोलन चला था, या निर्भया कांड के पश्चात जो महिला सुरक्षा कानून है उसमें सुधार को लेकर जो आंदोलन चला, या मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व के संदर्भ में जो अरुणा राय जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला जिसने आरटीआई की व्यवस्था प्रस्तुत करी, या जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आंदोलन होते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, या किसी प्रकार के टिहरी बांस से रिलेटेड जो आंदोलन रहे, या पौड़ी गढ़वाल में जिस प्रकार के आंदोलन रहे सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में या चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में, तो विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हैं वो विशुद्ध रूप से गैर दलीय या गैर राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। इस पर हजारों बार चर्चा की गई है और बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे भी हम अपनी एक संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं कि इसको लेकर हमने कई बार चर्चा की थी। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243B, ये अनदर एक प्री ओरिएंटेड यानी कि फैक्चुअल वाला पार्ट है, ये कंसेप्चुअल हो गया, ये फिर फैक्चुअल ओरिएंटेड पार्ट था, ठीक है। 243B के अंतर्गत मैं इसीलिए आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी हम लोग क्लासेस में बात करते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने ध्यान दिया होगा तो उनको फायदा मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत के संविधान के आर्टिकल 243W इन दिनों पिछले कुछ वर्षों से, और ये बात मैं प्री ओरिएंटेड कर रहा हूँ, यहाँ मेंस में क्वेश्चन आ गया, प्री ओरिएंटेड बात ये है कि पिछले कुछ वर्षों से पंचायती राज और नगरीय निकायों के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें उनके आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो एक अपेक्षा हम हमेशा अपने विद्यार्थियों से करते हैं, क्लासेस में कहा जाता है इस बात को कि आर्टिकल जो है पंचायती राज और नगरीय निकाय के अच्छे से आप रट लें, है ना। तो अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा टेक्निकल हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की योजनाएं, और साथ साथ ही जो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के विषय हैं, तो नगरीय निकायों के जो कार्य हैं, मैं कई बार ये बोलता भी हूँ कि इसको रटने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि नगर नियोजन से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, नगर की साफ सफाई स्वच्छता है, पेयजल की व्यवस्था है, मास्टर प्लान है नगर का, कोई किसी प्रकार का सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, नगर में किसी प्रकार के जो सुरक्षा से रिलेटेड कोई व्यवस्थाएं हो सकती हैं, किसी प्रकार के मेले वगैरह हैं, पर्यावरण वगैरह से रिलेटेड बातें हैं, वो सब नगरीय निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो अनदर ये क्वेश्चन जो है ये प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर मेंस में इसको पूछा गया है, क्योंकि मैंने फिर से कहूँगा कि 2 नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चन है मेंस के, वो प्री के जो हमारे नोट्स होते हैं उनसे उसमें काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है। ये क्वेश्चन जो था इससे जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन दिखाया, ये विशुद्ध रूप से कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बेहतरीन प्रकार का क्वेश्चन था, जिसपे हमें उन बातों का ध्यान रखना होगा जो नागरिक समाज के संदर्भ में कराई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं
नागरिकता संशोधन का जो अधिनियम है, देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि नागरिकता आरएस के सिलेबस में सीधे सीधे शामिल नहीं था, इसलिए इस विषय को हम मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसे भी क्लासेस में करा दिया गया था, क्योंकि नागरिकता सिलेबस में सीधा सीधा नहीं है। परंतु 2023 में 23-24 में जब अभी नागरिकता को लेकर जो संशोधन कानून था 2019 का, उसे लागू करने की जो अधिसूचना निकाली गई, तो करंट के लिहाज से मुद्दा महत्वपूर्ण हो चुका था। हाँ, ये बात और है कि वहाँ पर ये अध्ययन ज़्यादा किया जा रहा था कि भाई नागरिकता जो कानून है, उस नागरिकता कानून के अंतर्गत नागरिकता किन समुदायों को और किन देशों के संदर्भ में दी जा रही है, उस पर विवाद क्या है। लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसमें एक विश्लेषणात्मक क्षमता का परिचय देते हुए शानदार इसका क्वेश्चन बनाया कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों का पंजीकरण किन आधारों पर रद्द किया जा सकता है और नागरिकता रद्द होने के विरुद्ध नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है। तो मुझे लगता है कि जिसने भी करंट के लिहाज से इसको पढ़ा होगा, विशुद्ध रूप से कंसेप्चुअल पार्ट था, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये उन विद्यार्थियों का सही होना चाहिए। इसकी चर्चा हम लोग क्लासेस में नहीं कर सके थे। हाँ, कुछ यूट्यूब पर जरूर करंट के हिसाब से, या जब ये मुद्दा चला होगा उस समय करंट कहीं चर्चा हुई होगी, लेकिन फिर भी इतनी आगे तक की चर्चा हम लोगों ने भी नहीं की थी। ठीक है, तो इससे एक मुद्दा ये भी आता है कि करंट से रिलेटेड अगर कोई विषय है और सीधा सीधा उस सिलेबस में नहीं भी दिया है, तब भी उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी। और खासकर पॉलिटी और आईआर का यदि करंट होता है, हालांकि इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये जरूर हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी करंट चीज़ें थी, G20 का संदर्भ था और इसके अलावा चाबहार की बात थी, ठीक है, IMEC कॉरिडोर का संदर्भ था और क्वाड का संदर्भ था, ठीक है, इंडो पैसिफिक जो कूटनीति है उसका संदर्भ था, इजराइल हमास का संदर्भ था, रशिया यूक्रेन का संदर्भ था। तो ये करंट के मुद्दे जरूर पेपर जिन्होंने बनाया उन्होंने नहीं छुआ, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, ठीक है। लेकिन बात ये कि स्टैटिक पार्ट और करंट पार्ट उन दोनों का ही अध्ययन जब किया जाता है तो सिविल सर्विसेज में उन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आगामी एग्जाम में ये चीज़ हमारे लिए निश्चित रूप से एक सीखने लायक चीज़ है, क्योंकि मैंने कहा 16, 18, 21 का ट्रेंड एक तरफ कर दीजिए और 23 का ट्रेंड जो है वो एक अलग तरह से कर दीजिए, तो उसका आधार पे हम थोड़ा सा इन चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में, ये तो मेरा वाला पार्ट है नहीं, ये करंट के हिसाब से आपने अगर पढ़ा होगा अच्छी बात है। मनोरंजन की न्यूज़ होती है, तो मनोरंजन की न्यूज़ में से अगर किसी को फिल्मों को लेकर या विदेशों में भारत का एक सांस्कृतिक प्रकार का प्रदर्शन जो रहा है उसको लेकर यदि किसी विद्यार्थी की रुचि रही होगी, तो उन्होंने निश्चित रूप से इसको पढ़ा होगा। जिन्होंने करंट जो लोग पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने इस पर ज़रूर बात की होगी, ठीक है। तो यानी कि हमें ये देखना चाहिए कि लीक से हटकर भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। सामान्यतः कोई सोचता नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में, कान फिल्म फेस्टिवल के पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि नज़रिया थोड़ा सा इस बार बदलने की आवश्यकता होगी। आगामी जो एग्जाम दे रहे अभ्यर्थी हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकेंगे। फिर राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार हम क्लासेस में, कई बार नहीं बल्कि बहुत बार ही चर्चा करते हैं कि वहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 10 नंबर का मटेरियल होता है उसको 2 नंबर में पूछ लेते हैं। मुझे ध्यान पड़ता है 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताइए, 2 नंबर में पूछा गया था। जबकि 110 में धन विधेयक की जब परिभाषा लिखते हैं, है बड़े बड़े बिंदु हैं, लगभग 70-75 शब्द उसमें हो जाते हैं, वो हमें 15 शब्दों में उस समय लिखने थे। तो ये चीज़ें होती हैं, कई बार प्रेजेंटेशन कैसे करना है इस पर बात होती है। तो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लासेस में कराया जाता है, इसलिए इस पर हम अपना एक हक जमा सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो हम कराते हैं बहुत अच्छे से। फाउंडेशन प्री के बैच में करा देते हैं, मेंस में तो कराते ही कराते हैं। सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, आर्टिकल का संदर्भ उसमें दे दिया होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय प्रणाली का संदर्भ किस प्रकार से, अच्छा वोट वैल्यूज वगैरह का संदर्भ इसमें होता नहीं है। अच्छा, मेरी क्लासेस में संविधान सभा का जब अध्ययन करते हैं, राष्ट्रपति का जब अध्ययन करते हैं और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया, 3-3 जगह इसकी बात की जाती है और मैं एक उदाहरण भी इसमें बनाता हूं, ठीक है। और इस बार तो मुझे ध्यान है कि चूंकि राजस्थान से भी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, तो राजस्थान का भी संदर्भ उदाहरणों के रूप में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये सरल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको जितना अच्छे से फ्रेम किया होगा। आंसर मैं किसी और दिन क्लास में जरूर यूट्यूब पर समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस हम कर रहे हैं कि तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों का मिक्सअप है। वैसे प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन था, लेकिन ये मेंस में पूछा गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जाति के सेकुलरीकरण की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन राजनीतिक कम लगता है, समाजशास्त्रीय क्वेश्चन अधिक लगता है, क्योंकि जाति का जो संदर्भ है, वैसे तो गत्यात्मकता में हम जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, निर्जातीयता सबका अध्ययन करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है जाति का सेकुलरीकरण। अच्छा, जिस समय सेकुलरिज्म हम लोग पढ़ाते हैं उस समय हमेशा बात करते हैं सेकुलराइजेशन, जिसको बोल देते हैं इंग्लिश में, लौकिकीकरण इसका शाब्दिक अर्थ होता है।
तो जाति का जो सेकुलरीकरण है एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको जिस दिन मैं आंसर के रूप में फ्रेम करूंगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें बड़ी चीज़ें आ जाएंगी। ये अब तक के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें सबसे मुझे लगता है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरी तरह अवधारणात्मक कंसेप्चुअल स्टडी की ज़रूरत होगी। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी की इसमें ज़रूरत होगी, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। कुछ अच्छी किताबों का अध्ययन, एनसीईआरटी किताबों का अध्ययन, समाजशास्त्र की अच्छी किताबों का अध्ययन, क्योंकि जाति बेसिकली एक सोशल डायमेंशन है। सेकुलरीकरण जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ पढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि भारत में जो राजनीतिक गत्यात्मकता रही है उसमें जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में दिया गया है। तो जाति के ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जो कि लौकिकीकरण यानी सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ उसको जोड़ते हैं, क्या उसके आयाम और क्या उसके प्रभाव हैं, इस पर इस क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से फ्रेम करना था। तो डेफिनेटली इसका एक आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा आगामी किसी भी वीडियो में। ठीक है, फिर राजस्थान में चुनावी राजनीति का प्रथम चरण, अगेन जो हमारे फाउंडेशन के बैचेस हैं उसमें बहुत डिटेल में इस चीज़ को कराया जाता है। ठीक है, इसलिए ये खुशी का मुद्दा है कि ये क्वेश्चन बहुत व्यापक रूप से आया है। और उसमें पहले चरण को तो वैसे भी मैं बहुत व्याख्यायित करता हूँ और उसमें कई सारे मुद्दों की हम लोग बात करते हैं, राजस्थान की विधानसभाओं के साथ उसको लेते हैं, राजस्थान के जो नेतृत्व हैं, नेतृत्व परिवर्तन है उसके अंतर्गत लेते हैं। और ये भी बताया जाता है कि 71 में क्यों राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन किया गया था, 67 में क्यों जो है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ था, किस प्रकार से राजस्थान में जो कांग्रेस के नेतृत्व में एक दलीय जो प्रभुत्व की स्थिति है वो दिखाई दी, और क्यों यहाँ पर अन्य जो दल हैं उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ, चाहे वो राम राज्य परिषद हो, चाहे वो भारतीय जनसंघ हो, चाहे वो स्वतंत्र पार्टी हो, किस प्रकार से उनका इमरजेंस हुआ। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाती है। तो एक 10 नंबर का ये क्वेश्चन भी इस बार हमारे हम ये कह सकते हैं कि इसकी हमने व्यापक रूप से बात की थी। कई बार बात करता हूँ, एक बार नहीं, ये कई बार इसकी बात की जाती है। पहला चरण, उसमें विभिन्न प्रकार के राजस्थान का ऐतिहासिक संदर्भ, उसका भौगोलिक संदर्भ, उसका सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है, उनका जो प्रभाव है, वो सारी चीज़ें पहले चरण को प्रभावित करती हैं। केंद्र की राजनीति का जो प्रभाव है वो इसमें इसको जो है संदर्भित करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का संदर्भ जो है वो इसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, मेरे हिसाब से 10 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। एक दृष्टिकोण की भारतीय विदेश नीति द्विधा में है, यथा भारत विकसित उत्तर से जुड़े या दक्षिण के विकासशील देशों का नेतृत्व करे। मेंस के हमारे विद्यार्थी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें ध्यान आ रहा होगा कि उत्तर दक्षिण संवाद पे पहले ही दिन से चर्चा की जाती रही है। उत्तर दक्षिण संवाद, उत्तर दक्षिण, उस समय मैं बार बार जोर देकर भी कहता था कि भाई उत्तर दक्षिण सीधे सीधे सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन पूरी विश्व राजनीति जो पिछले 75 वर्षों का हम अध्ययन करते हैं 1945 से लेकर टिल नाउ, बल्कि 80 वर्ष हो गए, उसमें उत्तर दक्षिण हमेशा चलता है। और चूंकि ग्लोबल साउथ पिछले काफी कुछ समय से काफी अधिक चर्चित हो रहा था कोविड के बाद से, कभी तीसरी दुनिया कहा जाता था, आजकल ग्लोबल साउथ कहने लगे, तो ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण जो है बड़ा चर्चित था। मेरा मानना था कि वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ से इस बार क्वेश्चन आएगा, यद्यपि वो अनुमान पूरी तरह सही नहीं हुआ, लेकिन उसका एक पक्ष जो है ग्लोबल साउथ में से आया। दूसरा उत्तर यानी जो विकसित देश है, तो उत्तर दक्षिण संवाद, जैसे WTO की जब हम लोग बात करते हैं या पर्यावरणीय सम्मेलनों की बात करते हैं या महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की हम लोग बात करते हैं या हम G7 जैसे संगठनों की बात किया करते हैं जिस समय, या G20 की हम बात करते हैं, वहाँ हम उत्तर की बात कर रहे होते हैं, विकसित देशों की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम विकासशील देशों का संदर्भ लेते हैं, जैसे UN के अंतर्गत या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, या G77 संगठन के अंतर्गत बात करते हैं, UNCTAD जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हम जब बात करते हैं, और अभी तो जैसे अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में शामिल कर लिया, तो फिर वो वैश्विक दक्षिण की तरफ भी जाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये था कि भारत जो है पिछले 7 दशकों में भारत की द्विधा रही है फॉरेन पॉलिसी का, डिलेमा रहा है कि वो क्या करे कि केवल विकसित राष्ट्रों से संबंध रखे या विकासशील राष्ट्रों से। और मुझे लगता है कि बेहतरीन क्वेश्चन ये होना चाहिए था जिसमें विदेश नीति की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक को हमें यहाँ पर संदर्भित करना चाहिए था। क्यों, जैसे मैंने कहा कि जब निर्गुट आंदोलन की हम बात करते हैं, हम विकासशील देशों का नेतृत्व करने की स्थिति में आते हैं, तो शीत युद्ध के समय से चीज शुरू आती है। जिस समय हम विकसित उत्तर से बात करते हैं, जैसे कि हम अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ते हैं या यूरोप के साथ हम जुड़ते हैं, यूरोपीय संघ से अच्छे संबंध हमारे स्थापित होते हैं, हम अमेरिका के साथ विभिन्न प्रकार के सैन्य समझौते, सामरिक समझौते, रणनीतिक भागीदारी जिसमें प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार से होना चाहिए था। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, खूब चर्चा इसकी भी की गई है। तो आपने देखा होगा कि अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में चर्चा करे, मुझे लगता है कि उसमें एक तो जो राजस्थान की चुनावी राजनीति का 2 नंबर का जो फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसमें से 1 नंबर का जो पार्ट था, वो 1 नंबर का पार्ट जरूर हमारी क्लासेस में नहीं कराया गया होगा, नहीं कराया गया, बल्कि मुझे कहना चाहिए 1 नंबर का पार्ट तो निश्चित रूप से कराया जाता है। उसके अलावा 5 नंबर और 10 नंबर के केवल करंट के जो 2 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर और 5 नंबर के, उनको यदि छोड़ दूं तो उसके अलावा जो हमने देखा, इन पर हम
चर्चा करते हैं, लिखाया भी जाता है, व्यापक रूप से इस पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। और इसने थोड़ा सा इस अहमियत को भी बताया है कि जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चर्चाओं को मैं प्रोत्साहन देता हूं क्लासेस में। उस समय कई बार कुछ विद्यार्थियों को लगता है, मैं मजाक में कहता भी हूं कि कुछ विद्यार्थी शायद ये कहते हैं कि सर जो हैं चर्चाओं की भावनाओं में बह गए हैं और मूल विषय जो है उसके साथ बहुत सारी व्यापक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस पेपर को देखने के बाद मुझे लगता है मेरे द्वारा जो डिस्कशन किए जाते हैं व्यापक रूप से, इनको पर्याप्त महत्व इसका समझेंगे, इसको और भी अधिक सम्मान देंगे। सम्मान तो हमेशा देते हैं, सम्मान की कोई कमी नहीं है, सम्मान तो हमेशा देते हैं, लेकिन इस बात के महत्व को समझेंगे कि वो जो डिस्कशन है वो किस प्रकार से इस तरह का पेपर यदि आता है तो वहाँ पर हमारी मदद कर सकेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कुछ जो एरिया थे उन पर भी बात करने की कोशिश करी थी। पब्लिक एड में जैसे ये क्वेश्चन आया, अजमेर में स्थित राज्य सरकार के 2 निदेशालय कार्यकारी विभागों में मुख्यालय, ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन मुझे कहना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये कोई क्लासेस में पढ़ाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या राजस्व मंडल की कोई व्यवस्था है या अजमेर में और कोई विभाग है, किसी भी शहर के कोई विभाग है, उनका नाम वो पूछ सकता है। जैसे ये उसी प्रकार की बात हो गई कि हम कहें कि लोक प्रशासन के किन्हीं 4 या 6 या 8 या 10 विद्वानों के नाम आप बताइए, लोक प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम आप लिखिए। तो ये कुछ कॉमन सेंस आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन जो है इसकी मुझे नहीं लगता क्लासेस में सामान्यतः कराया जाता होगा, लेकिन ये गलत भी नहीं जाना चाहिए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि ये तो सरल क्वेश्चन है। दूसरा, उपराष्ट्रीय सरकार से आप क्या समझते हैं? तो जो सब नेशनल गवर्नमेंट होती है, बेसिकली फेडरलिज्म का एक मुख्य मुद्दा होता है ये, और फेडरलिज्म के साथ जो लोकल गवर्नेंस होती है, जो स्थानीय सरकारें होती हैं, जो विकेंद्रीकरण पर आधारित होती हैं, उनके लिए शब्द सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम इसको मानेंगे। इसमें हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको ना लिखा हो, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीधा सीधा पार्ट है आपका। आपने यदि सिलेबस आपको ध्यान है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसमें निश्चित रूप से क्लासेस में कराया जाता है, कराया जाना चाहिए, इसलिए ये भी क्लास नोट से या कक्षाओं के जो चर्चाएं हैं उनमें से सीधा सीधा ये प्रश्न आया है, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर एक ये क्वेश्चन, राज्यसभा या लोकसभा सचिवालय के वेब पोर्टल पर संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के अंतिम स्वरूप को अपलोड करने हेतु कौन उत्तरदायी है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे सामान्यतः कक्षाओं में नहीं कराया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा लोकसभा जब पढ़ते हैं तो उसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल या विभिन्न प्रकार के जो तारांकित अतारांकित अल्प सूचनात्मक प्रश्न कितने पूछे आते हैं, कैसे उनका उत्तर दिया जाता है, इस पर ही चर्चा होकर रह जाती है। तो ये एक क्वेश्चन जो कि ट्रेंड से बिल्कुल अलग है, ऑफ बीट क्वेश्चन ये आया है। तो वहाँ भी हमने देखा कि एक क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रकार का था जो ट्रेंड से बिल्कुल अलग हटकर था, जो आगामी समय के लिए हमारी सीख है कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को भी तैयार करें, ठीक है, कि जहाँ बहुत सारे जो तथ्य हैं उन तथ्यों का निचोड़ हम लेकर रखें। एक इस प्रकार का क्वेश्चन, जाहिर सी बात है अभी चूंकि नई लोकसभा गठन हुआ है, संसद का सत्र चल रहे हैं, तो वहाँ इस प्रकार का कहीं ना कहीं सूचना ये न्यूज़पेपर में आई होगी, वहाँ से परीक्षा पेपर बनाने वाले जो विशेषज्ञ होंगे उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न को देने का प्रयास किया। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑफ बीट क्वेश्चन है। फिर परिवर्तन प्रबंधन, ये सीधा सीधा सिलेबस है आपका, चेंज मैनेजमेंट, इसलिए इसमें कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। परिवर्तन प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं, अनुकूलता है, दक्षता है, मितव्यता है, विभिन्न प्रकार के ग्राहकोन्मुखी है, विभिन्न प्रकार की जन केंद्रित जो व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रशासन में विभिन्न प्रकार की नवाचार की जो प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं, ठीक है, जन कल्याण के संदर्भ जब चेंज हुए वो सब परिवर्तन प्रबंध के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर वैधता की अवधारणा, सीधा सीधा शक्ति सत्ता वैधता का जो सिलेबस में पार्ट है उसके अंतर्गत बताया जाता है वैधता की अवधारणा, इसलिए ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा हमारा जो सिलेबस है, क्लास नोट्स हैं, उसमें से मिल जाता है, कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो पब्लिक एड में तो थोड़ा सा मैं कई बार कहता भी हूँ कि पब्लिक एड में सामान्यतः स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं पब्लिक एड में, और ये जरूर मैं कहूँगा कि उसकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज जरूर इन्होंने थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है। और जैसे क्वेश्चन लोक प्रशासन के चरण या लोक प्रशासन के अंतर्गत जो उसका विकास है उसके क्वेश्चन ना देकर उससे आगे की जो अवधारणा थी उन पर इन्होंने क्वेश्चन आधारित किए हैं, लेकिन ये सीधा सीधा वैधता है, परिवर्तन प्रबंधन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सीधे सीधे सिलेबस के पॉइंट से वहां से इन्होंने प्रश्न उठाए हैं। फिर महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित 7 प्रमुख जो बुराइयां और वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों वे महत्वपूर्ण है, इसका संदर्भ कई बार क्लासेस में कहा जाता है। इवन शायद लास्ट ईयर भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। तो एथिक्स, जो एथिक्स इन गवर्नेंस है, प्रशासन में जो नैतिकता है उसका संदर्भ है। तो एक बुराई तो जो है राजनीति सिद्धांत विहीन एक बुराई के रूप में, ये तो सबको ध्यान रहती है, 6 और बुराइयां ये रटी होनी चाहिए थी। तो प्रशासन में जो मूल्यों की बात है, एथिक्स एंड एटीट्यूड्स इन सिविल सर्विसेज, ये हमारे लोक प्रशासन के सिलेबस का पार्ट है जिसमें सत्यनिष्ठा, नैतिकता, ईमानदारी
की जो बात की गई है लोक सेवा के प्रति समर्पण, तो उस हिसाब से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर 7 बुराइयां रटी हुई थी तो इसको कर पाए होंगे, नहीं रटी हुई थी तो थोड़ा इसमें दिक्कत हुई होगी। ठीक है, वो बुराइयां बड़ी नैतिक प्रकार का चित्रण प्रस्तुत करती हैं, व्यवहारिक प्रकार का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। हिंद स्वराज से संदर्भ लिया गया, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है, कई अवसरों पर महात्मा गांधी ने कहा भी इन बातों को, तो ये वहां से चीज आई है। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित जो मुख्यमंत्री हैं उनके कर्तव्य पूछे गए और उस प्रमुख कर्तव्य को रेखांकित कीजिए, शासन का मुखिया बनाता है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो हैं का कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तो 3 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं आर्टिकल 167 में। ये तो पॉलिटी में ही हम करा देते हैं, प्रीलिम्स में, इससे कहीं दिक्कत नहीं है। 3 कर्तव्य हैं और फिर जो है उस प्रमुख कर्तव्य को रेखांकित, इसमें फिर व्यवहारिक हमें संदर्भ देना था जो उसे शासन का वास्तविक मुखिया बनाते हैं। सरल क्वेश्चन है, ये तो पॉलिटी में करा दिया जाता है, पब्लिक एड में तो मेंस में कराते ही हैं, लेकिन पॉलिटी के प्री में भी इस प्रकार की चीजें हम समझा देते हैं, और जिस समय प्रधानमंत्री कर्तव्य बताते हैं राष्ट्रपति के प्रति और फिर मुख्यमंत्री कर्तव्य राज्यपाल के प्रति बताए जाते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बताया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 167 जो है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल के प्रति जो है उसका संदर्भ वहां पर दिया जाता है। ठीक है, फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में वर्णित प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 जो है लोक सेवा के बारे में ही है और लोक सेवा की संरचना का इसमें संदर्भ आ जाता है। तो ये तो प्रीलिम्स का, विशुद्ध रूप से प्रीलिम्स का पार्ट था। ठीक है, प्रीलिम्स में पढ़ाया जाता है, मेंस में यद्यपि चूंकि लोक सेवा आयोग दिया जाता है राज्य की मशीनरी के रूप में वहां पढ़ाया जाता है। ये मेरा फिर से कहना है कि ये प्रीलिम्स का पार्ट है जिसमें आर्टिकल्स के हिसाब से हम उस चीज को कराते हैं। पॉलिटी का पार्ट है प्रीलिम्स का, यदि किसी ने उसको ढंग से किया हुआ था तो पब्लिक एड मेंस में इसका आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निर्णय के क्षेत्र के संबंध में प्रतिपादित जो ग्रेकुनास का फॉर्मूला है उसका वर्णन कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसकी उम्मीद सामान्यतः नहीं की जाती, यहां तक फिर की जाती है, लेकिन ये जो आगे दिया ना, यदि संबंधों की संख्या 5 हो तो उसका गणितीय हल कीजिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है ग्रेकुनास का, जिस समय नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की बात की जाती है, संगठन के सिद्धांतों की, जिस समय प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, उस समय ग्रेकुनास का नाम आता है। 5-6 लाइनों में इसकी बात लिखाई जाती है। 3 उसके संबंध बताए जाते हैं, प्रत्यक्ष एकल संबंध, आड़े तिरछे संबंध, इस प्रकार का एक फॉर्मूला आता है, n करके उसकी संख्या दी जाती है, वहां तक बताई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां से लेकर के और गणितीय हल कीजिए, ये सामान्यतः नहीं कराया जाता है क्लासेज में, इस बार आया है, तो यानी आगामी समय में इस प्रकार के क्वेश्चंस की भी संभावना रहेगी। तो अब हमें थोड़ा सा और भी इसमें देखना पड़ेगा इसको कि व्यापकता से ऐसे क्वेश्चन को भी हल करने। तो एक ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग प्रकृति का क्वेश्चन आया है। जैसे मैंने कहा यहाँ तक तो फिर कराया जाता है, इसके 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट तो कराया जाता है, दूसरा पार्ट सामान्यतः नहीं कराया जाता। हो सकता है कुछ जो है विद्यार्थी, कुछ शिक्षक इस सेकंड वाले पार्ट को भी करते हों, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैं मेरी बात करता हूँ तो यहाँ तक वाला पार्ट तो हम भी बात करते हैं, लेकिन ये सेकंड वाला पार्ट मेरे द्वारा भी नहीं कराया जाता। अब से इस वाले पार्ट को भी हम कराएंगे। ठीक है, और फिर जो है भारत में न्यायिक नियंत्रण के रूप और उसकी प्रणालियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी, न्यायिक नियंत्रण, सीधा सीधा सिलेबस का पार्ट है। जो 5 प्रकार की रिटें हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है, ठीक है, उसका संदर्भ है, और फिर उसका आलोचनात्मक विश्लेषण है। ये सीधा सीधा सिलेबस का पार्ट है, सीधा सीधा नोट्स में कराया जाता है, इसलिए इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं आई होगी किसी प्रकार की। और एक सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ का टकराव, ये पब्लिक एड का हमेशा से एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। शुरू दिन से जिस समय पब्लिक एड की क्लास पढ़ाई जाती है उस समय से इसकी चर्चा होने लग जाती है कि विकसित देशों में किस प्रकार का प्रशासन है, विकासशील देशों में किस प्रकार का प्रशासन है, सचिवालय में किस प्रकार के प्रशासन है, निदेशालयों में किस प्रकार का प्रशासन है, हमारे पास कौन से प्रशासक और हमें कौन से प्रशासकों की जरूरत अब है। तो सामान्यज्ञ, विशेषज्ञ, एक जो IAS अधिकारी है, एक RAS अधिकारी है, वो एक सामान्यज्ञ व्यवस्था को सूचित करता है या विशेषज्ञता को, और एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ठीक है, वो विशेषज्ञता को सूचित करता है, सामान्यज्ञता को। एक प्रशासनिक अधिकारी को पूरे प्रशासन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर काम करना होता है, तो क्या उसका सामान्यज्ञ होना लाभप्रद रहता है या उसके पास कोई विशेष प्रकार की विशेषज्ञता होनी चाहिए, ऐसे तमाम बिंदुओं पर इसमें बात की जाती है, इसलिए ये तो बिल्कुल सरल है। एक जरूर मैं कहूँगा फिर से, पॉलिटी के विद्यार्थी ज़्यादा इससे निकटता महसूस कर पा रहे होंगे। बार बार जब केंद्र राज्य संबंध कराते हैं, संवाद कराते हैं, मैं प्रशासनिक सुधार आयोगों की बात करता हूँ, हालांकि मैं दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग को विशेष रूप से संदर्भित करता हूं कि इसकी रिपोर्ट्स को आप लिखिए लिखिए लिखिए, लेकिन इन्होंने तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की है। तो ये पेपर जिन्होंने बनाया निश्चित रूप से अच्छी किताबों का सहारा उन्होंने लिया है। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 का, ठीक है, और मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में बाद में के हनुमंतैया अध्यक्ष बने, तो उनके द्वारा जो है क्या सिफारिशें की गई थी इस संबंध में, इसका विवेचन करना था। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात तो फिर हम आराम से कर लेते हैं। ये वाला पार्ट मुझे लगता है कुछ ही विद्यार्थियों के
द्वारा लिखा गया होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट का संदर्भ नहीं लिखना था। सेकंड एआरसी तो फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस, पहली रिपोर्ट सूचना के अधिकार, टोटल 15 रिपोर्ट हैं उसकी, वो तो फिर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पहली एआरसी की रिपोर्ट सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, यद्यपि मेरे पास उसके सूचना है, अच्छी किताबें हैं गुरुजन की, तो इस बार जब हम बात करेंगे तो उन रिपोर्ट्स का भी हम संदर्भ वहाँ पर क्लासेस में देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ओवरऑल विश्लेषण मैंने करने का प्रयास किया। वैसे उम्मीद थी 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ 35 मिनट हो गए हैं। एक ओवरऑल विश्लेषण किया, आंसर नहीं लिखे, कुछ कुछ ये बताई, यानी कि ओवरऑल जो 75 नंबर का जो पार्ट थर्ड पेयर की फर्स्ट यूनिट थी, उसमें से करीबन 8 या 10 नंबर का मैं यदि करंट वाला पार्ट हटा देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर चर्चा नहीं हुई, तो 65 नंबर तो लगभग ऐसे हैं जो क्लासेस में कराए गए हैं, रिटर्न भी कराए गए हैं, ऑनलाइन भी समझाया गया है, खूब चर्चा उन पर की गई है। और मैं मानता हूँ 5 नंबर और हटा दीजिए तो 75 नंबर में 60 नंबर तो मुझे लगता है वो हैं जो हमने क्लासेस में सुने। फाउंडेशन के विद्यार्थी तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मेंस वालों ने भी इसको सुना होगा। पब्लिक एड का जो पार्ट है, 65 नंबर का पार्ट आया होगा पब्लिक एड का, ठीक है। और जो सेकेंड यूनिट थी, ये 65 नंबर का एरिया इसमें आया होगा। और हाँ, 65 मार्क्स का, तो इसमें लगभग 15 नंबर मुझे लगता है ऐसे हैं जो हम क्लासेस में चर्चा नहीं करते हैं। तो 50 नंबर ये और 60 नंबर, तो टोटल मुझे लगता है कि 65 130 140 नंबर में से 110 नंबर के मार्क्स ऐसे हैं जो सामान्यतः चर्चा जिन पर की जाती है, लिखाया भी जाता है, समझाने में भी ये चर्चा के विषय आते हैं। तो 140 में से 110 नंबर भी यदि ढंग से हमें ध्यान थे तो पेपर का लेवल भले कंसेप्चुअल की तरफ ज़्यादा है, फैक्चुअल भी कुछ सूचनाएं वो पूछी गई हैं जिनके बारे में एकदम सामान्यतया नहीं सोचा जाता है कि इनको लेकर एकदम से इतनी सारी सूचना पूछ ली जाएंगी। तो लेकिन फिर भी अगर कंसेप्चुअल भी ढंग से पढ़ा था, फैक्चुअल भी वो ढंग से पढ़ा था जो 110 नंबर का, तो उम्मीद करता हूँ कि उसमें से आपके ठीक ठाक नंबर जो हैं 70-75 नंबर तक उसमें आ जाने चाहिए। और अगर 140 नंबर में 70-75 नंबर यहाँ आते हैं और रिमेनिंग 60 नंबर जो हैं, जो लॉ है, स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर वाला जो पार्ट है, वो जो 60 नंबर का पार्ट है, 20-20 नंबर के छोटे सेक्शन जिनको कहते हैं, तो 60 नंबर में से अगर वहाँ हमारे लगभग 30 नंबर तक भी आ जाते हैं और 70-75 नंबर यहाँ आते हैं, तो लगभग 100 नंबर 200 में से हमारे अगर आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। और ये मेरिट की तरफ ले आने वाला स्कोर माना जाता है थर्ड पेपर में। तो 90 प्लस का स्कोर जो होता है थर्ड पेपर में वो अच्छा स्कोर माना जाता है। 100 तो बहुत अच्छा है, 110 115 तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी जो है एक सिलेक्शन की उम्मीद जगाते हैं। तो ये एक विश्लेषण था प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने करने का प्रयास किया। और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ट्रेंड ज़रूर चेंज किया है आरपीएससी ने। अच्छे विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये पेपर बनाया हुआ दिख रहा है, अच्छी किताबों के माध्यम से, जो प्रामाणिक किताबें हैं उनके माध्यम से ये पेपर बनाया गया है। कुछ करंट के भी संदर्भ ऐसे लिए गए हैं जिन पर सामान्यतः जिनको विद्यार्थी और शिक्षक स्किप कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि अब स्किप करने लायक चीज़ें थोड़ा सा कम होनी चाहिए आगामी एग्जाम के अभ्यर्थियों, ठीक है। तो मैं आज तो इतना ही कहकर आप लोगों से औपचारिक रूप से विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसके आंसर्स पर हम लोग बात करेंगे जिस समय पूरे विश्लेषणात्मक रूप से, तब आपसे मिलना फिर से होगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आप सभी खूब खुश रहिए। पेपर जिन्होंने दे दिया है बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ठीक है। पेपर दे के आ चुके हैं, वो बहुत अच्छा पेपर गया है उनका, ज़्यादा उसमें अब कोई भी कमी या कोई भी तारीफ और उसकी ज़रूरत नहीं है, बस वो दे चुके हैं। इंटरव्यू का कॉल की प्रतीक्षा कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पेपर अच्छा हुआ है, इंटरव्यू कॉल हो जाए। और जिन्होंने भविष्य में देना है पेपर, अब जो अब तैयारी कर रहे हैं, वो अब थोड़ा सा और भी सतर्क होकर और भी मेहनत करते हुए इसकी तैयारी करें, ठीक है। हमारा मार्गदर्शन निश्चित रूप से बराबर मिलता रहेगा, प्रयास मेरा पूरा रहता है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आप सभी से, नमस्कार, धन्यवाद।